कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने कहा है कि 40 दिनों की तालाबंदी के कारण रिटेल सेक्टर को 5.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 7 करोड़ लोग भारत भर में रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। प्रवीण खंडेलवाल जो इसके नेता हैं, उनका कहना है कि इस संकट के कारण आने वाले कुछ महीनों में 1.5 लाख लोगों को हमेशा के लिए अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी, उन्हें किसी और धंधे या गरीबी रेखा से नीचे जाना होगा। प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि जो 5.5 लाख करोड़ का नुकसान आप बता रहे हैं, तो उन बड़ी संख्या के नीचे जो व्यापारी लोग हैं अलग अलग, वो किस तरह की परिस्थितियों में घिर गए हैं? मैं ये फीडबैक आपसे जानना चाहता हूं। 2-4 किस्सों के जरिए बताइए कि किस तरह का उसको दिक्कतें आई हैं। रवीश जी, समस्या एक हो तो मैं आपको गिनाऊं, इतनी समस्या है। मैं आपको कुछ उनमें से मोटी समस्याएं बताता हूं कि पहली समस्या तो यह है कि हमारे प्रतिष्ठान बंद है, लेकिन सरकारों ने हमको आदेश दिया कि हमें अपने कर्मचारी का वेतन उसको देना पड़ेगा, वो काम पर तो आएगा नहीं। तो किसी भी तरीके से हमारे व्यापारियों ने मार्च का तो वेतन का भुगतान कर दिया, लेकिन अप्रैल का भुगतान हम कैसे करेंगे, ये हमारे सामने एक बड़ा विषय है। क्योंकि हमारा जो व्यापार में इनफ्लो था वो बंद हो गया और आउटफ्लो चालू है, तो व्यापार कैसे चलेगा? ये तो पहला विषय हुआ। दूसरा हमारे जो अकाउंट है बैंकों के साथ में, जिस पर हमने लोन लिया हुआ है, वो लोन की सरकार ने उसका इंटरेस्ट तो डेफर कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों को लॉकडाउन के पीरियड में जो भी हमारे लोन लिए हुए हैं, या जो हमारा टर्म लोन अकाउंट है, या CC अकाउंट है, या OD अकाउंट है, उसमें जो इंटरेस्ट पड़ेगा उसकी वो इंटरेस्ट हमको बैंकों को देना पड़ेगा। ये ठीक है कि आज हमें नहीं देना पड़ रहा है, सरकार ने उसको डेफर कर दिया, लेकिन उस इंटरेस्ट का बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे कर्मचारियों को ESI और प्रोविडेंट फंड वो भी हमें अपने पास से देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हमारे व्यापार बंद है, लेकिन ESI और प्रोविडेंट फंड का खाता चालू है। इसके अतिरिक्त जो हमारे व्यापारियों की जो पेमेंट है वो बाजार के अंदर में अटकी हुई है। सरकार के जो सरकारी विभाग है, MSME एक्ट में एक प्रावधान है कि 45 दिनों के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। देश के अनेक केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के विभाग हैं जिनसे 45 दिन के 90 दिन में भी हमारे व्यापारियों को पैसे नहीं मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये देखूं, अगर मैं आपको मोटे शब्दों में बताऊं, तो हमारी दुकान बंद है, लेकिन हमारे ऊपर खर्चे का बोझ लगातार से जारी है। आखिर कैसे हमारे व्यापारी इन खर्चों का बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर के बहुत व्यापारी डिप्रेशन में है, बहुत व्यापारी आशंकित है, हताश है और पूरी तरीके से निराश है। जैसे अभिजीत बनर्जी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने कहा कि MSME के जितने भी लोग हैं उनका 3 महीने का, 1 तिमाही का लोन माफ कर दिया जाए। आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट सिर्फ डेफर किया गया है, तो आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। यानी जब तालाबंदी खुलेगी, अर्थव्यवस्था कब दौड़ेगी और उस तरह से रवानगी में आएगी, तब आप उतना डबल कमाएंगे, तभी आप दे पाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार से कोई बात हुई है? लग रहा है कि सरकार आपके लोन माफ करेगी। क्या आप इस दौरान GST भी चुका रहे हैं? क्या आप लोग इस तरह से अपनी मशीन या तरह तरह की चीजों पे, या जो बिजली का बिल होता है, जो फिक्स्ड बिजली का बिल होता है, वो सब भी चुका रहे हैं? इनमें रियायतों की मांग की है आपने? निश्चित रूप से हमने सरकार से ये कहा है कि जिस प्रकार से सरकार ने अन्य वर्गों को आर्थिक पैकेज दिया है, सरकार को व्यापारियों के लिए भी एक आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। और रवि जी, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब हमारे व्यापारियों के पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, और अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो हम अपनी दुकानें कैसे चला पाएंगे? क्योंकि जो हमारे व्यापार का जो अमूमन पेमेंट है वो किसी भी हालत में 60 दिन से पहले वो आएगा नहीं, और अगर वो नहीं आएगा तो 60 दिन तक हम किस तरीके से अपने व्यापार को चलाएंगे, पुनर्जीवित करेंगे? उसके लिए यदि सरकार की तरफ से हमको सहारा नहीं मिला, तो मुझे इस बात का भय है कि लगभग 20% व्यापारी अपना व्यापार बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और लगभग 10% व्यापारी
जो उन 20% पर आश्रित है वो भी अपना व्यापार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के यदि 7 करोड़ व्यापारियों में से लगभग 1.5 करोड़ व्यापारी यदि अपना व्यापार बंद कर देंगे तो जहां ये रिटेल व्यापार को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, वहां दूसरी ओर सरकार की जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की धुरी आमतौर पर व्यापारी माना जाता है और मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है कैश की वो व्यापारियों के माध्यम से होती है, तो उसका बहुत बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जी तो प्रवीण जी जी हमने सरकार से ये निवेदन किया है, हमने आग्रह किया है कि अब सही समय है जब व्यापारियों को एक आर्थिक पैकेज देना चाहिए। हम भी समझते हैं कि सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, राज्य सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, उनके भी फाइनेंशियल सोर्सेज बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी हम भीख नहीं मांग रहे, हम व्यापारिक सुरक्षा मांग रहे हैं और सरकार को हमारी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। ऐसा एक बात मेरा कहना है। किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत 2-2 हजार रुपए मिलते थे, तो 6,000 रुपए चले गए, उनके 2,000 रुपए दे दिया गया अप्रैल का। आप लोगों का भी तो कुछ घोषणा हुई थी कि व्यापारियों को 2,000 का पेंशन मिलेगा, तो वो पैसा गया है, मिल रहा है किसी को? देखिए रवीश जी, एक तो पहली बात यह है कि उस पेंशन में बहुत कम लोग जुड़े हैं, क्योंकि उस पेंशन में एक प्रावधान ये है कि वो पेंशन केवल 40 साल तक की आयु के लोगों को मिलेगी, वो भी 3,000 रुपए मिलेंगे और वो भी आज से 20 साल बाद मिलेंगे। सवाल ये है कि 40 से लेकर के 60 साल की आयु के जो लोग हैं उनको पेंशन फिलहाल नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आज 40 साल का है उसको 20 साल बाद जब वो 60 साल की उम्र का हो जाएगा तब उसको पेंशन मिलेगी। तो ये पेंशन के कोई मायने नहीं है फिलहाल। और हेडलाइन बड़ी बन जाती है, मायने कैसे नहीं है, हेडलाइन बड़ी बन जाती है कि देश के व्यापारियों को 3,000 रुपया पेंशन दिया गया है। मुझे एक बात बताइए प्रवीण जी, मैं समझता हूं कि बहुत सारी अभी जो आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, इस 7 करोड़ जो व्यापार है रिटेल सेक्टर में, उनकी ईएसआई का पैसा आप नहीं दे पाएंगे, उनकी सैलरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन नियम तो यह है कि कानूनी कार्रवाई होगी। तो अगर आप लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने लगे तो? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात को समझेगी। सरकार भी, मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार इतनी असंवेदनशील है कि वो हमारी मजबूरियों को नहीं समझेगी। वास्तव में आप मुझे बताएं रवीश जी, यदि एक महीना आपको पैसा ना मिले और उसके बाद आपसे कहा जाए कि आपके घर के अंदर जो नौकर है, आपका ड्राइवर है, आपके जो और लोग हैं, उनको आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो आप कहां से देंगे तनख्वाह? अरे ठीक है, चलिए एक महीना दे देंगे, लेकिन दूसरा महीना आप क्या करेंगे? हमने सरकार के आदेश का पालन करते हुए अपने सभी कर्मचारियों को तनख्वाह दी है मार्च महीने की, लेकिन अब पूरे देश से मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि अप्रैल महीने की तनख्वाह कहां से दें, हमारे पास में पैसे नहीं है। तो सवाल ये उठता है इसका मतलब ये हुआ प्रवीण जी, अगर आप बता सकें तो कितने लोग इसमें आप लोगों से सैलरी पाते हैं? कितना असर पड़ेगा अगर आप अप्रैल में सैलरी ना दे पाएं, और वो लोग किस लेवल के लोग हैं जिससे हमें अंदाजा हो सके कि अगर आप में सैलरी देने की क्षमता नहीं है, आपने नहीं दी, तो समाज के निचले तबके में या बीच के तबके में किस तरह की तबाही आएगी? रवीश जी, जैसा मैं आपसे लगातार आग्रह कर रहा हूं, आपको मैं बता भी रहा हूं कि हमारे आय के साधन बहुत सीमित हो गए हैं। या मैं कहूँगा आय के साधन फिलहाल हमारे सारे बंद हो गए हैं, और ऐसे में जब हमारे आय के साधन बंद हो गए हैं, हम चाह करके भी, हम भी नहीं चाहते कि जो कर्मचारी हमारे यहाँ 15 साल या 20 साल से जुड़ा है हम उसको तनख्वाह न दें या हम उसको छोड़ दें। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पहले सरकार ने कहा था कि उनको पैसे दिए जाएं, अब सरकार को या तो उस तनख्वाह के अंदर हमको सब्सिडी देनी चाहिए, अन्यथा सरकार को ये कहना चाहिए कि भाई आप पूरी तनख्वाह की बजाय, क्योंकि वो पूरे महीना वो घर पर बैठे हैं, तो उनको आप उनके गुजारे बसर के लिए जो उचित परसेंटेज लगती है वो परसेंटेज आप दे दें। वहां तक तो देखिए हम बोझ भुगत रहेंगे, लेकिन यदि 100% बोझ यदि मेरे कंधे पे डाला जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए सरकार को अपने नियम बदलने पड़ेंगे, आदेश में बदलाव करना पड़ेगा? देखिए मुझे, आप ऐसे नहीं कर सकते। देखिए रवीश जी, सरकार समय की ये मांग है कि, और मैं मानता हूं कि सरकार ने जब ये आदेश दिया था उस समय परिस्थितियां बहुत विकट थी, और ये भी बात सही है कि कोई व्यक्ति को, चाहे वो हमारा कर्मचारी क्यों ना हो, उसके परिवार को
पोषित करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर केवल पोषित करने तक की जिम्मेदारी हो तो मेरा अपना मानना है कि जो कर्मचारी की तनख्वाह थी उसका 30-35% भी यदि हम उसको दे देंगे तो वो अपने परिवार को चला सकता है। तो बजाय 100% तनख्वाह देने के अगर 30-35% तनख्वाह हमको कही जाए तो शायद उस बोझ को हम बर्दाश्त कर लेंगे। और अगर एक आखिरी सवाल है कि क्या आप लोग जीएसटी देते हैं? एक व्यापारी ने पटना से लिखा था कि उनकी 20 लाख कुछ इस तरह से जीएसटी हो जाती है, दुकानें बंद हैं। मैं समझ नहीं पाया, इस लाइन का उत्तर विशेषज्ञ नहीं हूं। और किसी ने लिखा कि उनका बिजली बिल जो है वो फिक्स है, 2 लाख रुपए का कमर्शियल, वो देना ही देना पड़ता है जबकि सब कुछ बंद है। तो इन सब चीजों में भी रियायतें चाहिए आपको सरकार से? देखिए, हमारे सुझाव पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह कहा था कि वो जो बिजली के फिक्स चार्जेस है, पानी के जो फिक्स चार्जेस है, उनको फिलहाल खत्म कर दें और जो एक्चुअल कंजम्पशन है उस पर लिया जाए। कुछ राज्यों ने उस पर अमल किया, लेकिन बाकी राज्यों ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर के निर्णय लेना होगा। और ये बड़ी वाजिब बात है कि जब मैं मीटर यूज ही नहीं कर रहा तो मुझ पर फिक्स चार्जेस किस बात के लगाए जाए? तो ऐसे बड़े सवाल है। और रवीश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अकाल पड़ता है तो देश में किसानों की मदद की जाती है। आज कोरोना देश के व्यापारियों के लिए किसी भी प्रकार से अकाल से कम नहीं है। तो आज व्यापारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ देख रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को व्यापारियों की हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, तभी हम अपने व्यापार को सुरक्षित रख पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण खंडेलवाल। व्यापारियों के पक्ष में उनके भीतर किस तरह की समस्याएं उभर रही हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या सरकार कर पाई है, इसके बारे में हमसे बता रहे हैं। इनसे बातचीत करके यही लग रहा है कि भले ही टेलीविज़न के न्यूज़ चैनलों के स्क्रीन से ये मुद्दा गायब हो, लेकिन देश के करोड़ों व्यापारी वर्ग के लोगों के बीच दिन रात परेशानी का सबब बना हुआ है कि कब उन्हें राहत दी जाएगी। उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।